जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य से सिपाही की परीक्षा के लिए जीके जीएस के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो आप लोग पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें और कितने प्रश्नों के आप लोग सही आंसर देते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, दासबोध के रचनाकार कौन है। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाना है। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए समर्थ रामदास, ये दासबोध के रचनाकार है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है, भारत में भूमि क्षेत्र का कितना भाग वन से आच्छादित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग मार्क करके रखें, एग्जाम में छप सकता है। भारत में भूमि क्षेत्र का कितना भाग वन से आच्छादित है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर जो बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। 1/5 भाग क्या है? वन से आच्छादित है भारत में भूमि क्षेत्र का। और देखिए, एग्जाम में प्रश्न बनता है कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल की दृष्टि से किस राज्य में है। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में है और परसेंटेज के हिसाब से पूछे तो मिजोरम है। दोनों को ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। और सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में है, इसको भी ध्यान रखें, हरियाणा में सबसे कम वन है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी। चलिए, आप सभी तीसरे के लिए आंसर करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो तीसरे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे सी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठट्टा में हुई थी। कब? तो 1351 में। ध्यान रखना है। लाहौर में किसका मकबरा है? तो जहांगीर का मकबरा पूछा था एग्जाम में, तो याद रखिएगा जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। हुमायूं का मकबरा पूछा जाता है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। बाबर का मकबरा काबुल में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यानपूर्वक सुने, एग्जाम में प्रश्न बनता है और साथ में आपका रिवीजन भी होता है। किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है। चलिए, चौथे के लिए आंसर कीजिए। किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है। तो याद रखिएगा, ये गांधी ने कहा था। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 18 के दौरान हुआ था, सबसे अंतिम संधि कौन सा था। आपको बताना है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि कौन सी थी। तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कानपुर की संधि। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था। और देखिए, आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको बता दें, ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलेंगे। तो आप लोग टाइमिंग को ध्यान रखें और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो याद कर लीजिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1976 में। कौन सा था? तो 42वां संविधान संशोधन था। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन सा शब्द है? तो याद रखिएगा, समाजवादी था और पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है,
इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा लें, एग्जाम में पूछ सकता है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, तो इसका आंसर जो ये बच्चे ए ऑप्शन को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में अधिकतर संरचनात्मक बेरोजगारी है। अगला प्रश्न है, भारत में टीन का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए 8 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। भारत में टीन का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लैन्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए आंसर कीजिए। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था प्लैन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद कर लीजिए, सही जवाब है सर एम विश्वेश्वरैया। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे है, कार्य का मात्रक क्या है? और देखिए आप लोग पूरा सेशन को लास्ट तक देखें और ध्यानपूर्वक देखें, सभी प्रश्न जो है एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए 10 के लिए आंसर कीजिए और प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करना है। तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का, कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल जो है कार्य का मात्रक है, बल का न्यूटन होता है, शक्ति का वाट होता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए 11 के लिए आंसर दीजिए। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो याद कर लीजिए, सही जवाब है नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर कीजिए। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? तो इसको याद कर लीजिए, जब भी भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान जो है ये बढ़ेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। केंद्र पर पूछा जाता है छोटी जी का मान, तो केंद्र पर 0 होता है और विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। तो तीनों कंडीशन को याद रखिएगा। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा, केंद्र पर 0 होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। 11 नंबर प्रश्न में आपको और भी बता देते हैं, जैसे कि सूर्य जो है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए आगे देखिए, क्यूरी किसकी इकाई है? चलिए आप सभी 13 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। क्यूरी किसकी इकाई है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है क्यूरी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आदर्श गैस के दाब व आयतन का गुण होता है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, चलिए आंसर कीजिए 14 के लिए। किसी आदर्श गैस के दाब व आयतन का गुण होता है? तो इसका सही जवाब है गैस के ताप के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत चालकत्व को प्रदर्शित करता है? चलिए 15 के लिए आंसर कीजिए। इनमें से कौन है जो विद्युत चालकत्व को प्रदर्शित करता है? तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का ग्रेफाइट है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर जो बच्चे आयोडीन का ऊर्ध्वापातन दिए हैं, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जबकि लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम का जलना,
पानी का विद्युत अपघटन, ये जो है क्या है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अगला प्रश्न है कोबाल्ट किसमें पाया जाता है। चलिए 17 के लिए आंसर कीजिए, कोबाल्ट किसमें पाया जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान रखना है विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा जाता है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे फटाफट से विटामिन B12 का नाम क्या होता है। आगे है निम्नलिखित में से एक सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, कौन सा सेल है। तो बिल्कुल सही जवाब आप लोग कर रहे हैं आंसर में। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबालामिन। ध्यान रखना है साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। चलिए फटाफट से 19 के लिए आंसर कीजिए, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो सही जवाब है ये पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC भी कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखें, निम्न में से भी जाना जाता है। चलिए 20 के लिए आंसर कीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC को निम्न नाम से भी जाना जाता है, तो ये फ्रेऑन के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु क्या है। तो देखिए तड़ित चालक बनाने के लिए तांबा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तांबा का। तो ऑप्शन सी में दिया गया है कॉपर, कॉपर को ही तांबा बोला जाता है। अगला प्रश्न है गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। चलिए 22 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे आते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा किसका पता लगाया जाता है, तो याद कर लीजिए धारा का पता लगाया जाता है। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है। चलिए 23 के लिए आंसर कीजिए, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है। तो सही जवाब है किताब उल हिंद को कहा जाता है। ध्यान रखना है किताब उल हिंद ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। और ऑप्शन ए में जो है रहला, ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा इब्न बतूता के द्वारा। इब्न बतूता मोरक्को यात्री था, रहला जो लिखा गया है इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। आगे देखिए औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, तो सभी लोगों का सही आंसर है इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है। चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है। तो सही जवाब है वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन को बचाया जा सकता है। संकेतात्मक नियोजन किस सिद्धांत पर आधारित है। चलिए 26 के लिए आंसर कीजिए, संकेतात्मक नियोजन किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो है संचालन और निष्पादन में विकेंद्रीकरण सिद्धांत पर आधारित है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। हाल ही में किसने 6वीं बधिर T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती है। चलिए आंसर करेंगे किस राज्य ने जीता है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा, हरियाणा राज्य ने।
बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो योजना है हरियाणा के पानीपत से ही स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है? इस प्रश्न पर आप लोग डबल स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में छप सकता है। हाल ही में किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है? ये करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं और आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न करंट अफेयर्स से भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है? ये भी प्रश्न एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में किस भारतीय को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? चलिए, आप सभी 30 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक किया करें। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो बिल्कुल सही जवाब है डी ब्रोगली। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस यहाँ पे किरण है, किस किरण की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? चलिए 31 के लिए आंसर करेंगे। निम्न में से किस किरण की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो हमने आपको पहले भी बताया था गामा किरण, याद रखना है। और गामा किरण की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो हेनरी बेकुरल के द्वारा, इसको भी ध्यान रखना है। एक्स किरण का पूछा जाता है रोंटगन के द्वारा। आगे देखिए, अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए फटाफट से आप सभी 32 के लिए आंसर करेंगे। अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब है लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। चलिए 33 के लिए आंसर करेंगे। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, अपभ्रंश से हुआ है हिंदी भाषा का जन्म। अगला प्रश्न है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? चलिए आप सभी 34 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। हमने आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ा था। ये आपका अक्ष, त्र, ज्ञा, ये सभी क्या है? संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है। तो सी ऑप्शन में दिया गया है ज्ञा। आगे देखिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? चलिए 35 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो याद रखिएगा 2 सप्ताह। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 से लेकर 61 में बताया गया है और राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में आर्टिकल 54-55 में बताया गया है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। चलिए आंसर कीजिए। देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो याद कर लीजिए, कपड़ा उद्योग जो है देश का सबसे बड़ा उद्योग है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? चलिए 37 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो याद कर लीजिए, ये है DDT। एग्जाम में छप सकता है। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है?
तो DDT है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था? चलिए आप सभी 38 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था? तो याद कर लीजिए, तराइन का दूसरा युद्ध, जो कि 1192 में होता है। किसके किसके बीच में? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है, और यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और इस युद्ध में क्या होता है? मोहम्मद गौरी की हार होती है। मुल्तान पर आक्रमण हुआ था 1175 में। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आंसर करेंगे। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो बिल्कुल सही जवाब है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष पूछे राष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष पूछे तो प्रधानमंत्री आंसर आपको करना है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। आगे देखिए, कुत्ता किस वर्ग में आता है? ये तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। कुत्ता किस वर्ग में आता है? तो द्वितीयक उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? चलिए 41 के लिए आंसर कीजिए। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का अनुच्छेद 280 में। अगला प्रश्न है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? चलिए आप सभी 42 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो याद रखिएगा, किसका हाथ था? तुर्कों का। अगला प्रश्न है, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? ये प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखें। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा सागर प्रताप राणा प्रताप सागर बांध जो है किस नदी पर निर्मित है? तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, चंबल नदी पर निर्मित है, ध्यान रखना है। एक पूछा था उकाई बांध, तो इसको भी ध्यान रखिए। उकाई बांध ताप्ती नदी पर है, और कृष्णा नदी पर है अलमाटी, नागार्जुन। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है किस ग्रंथ से संकलित है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है, जबकि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ये आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? इस तरह के प्रश्न को ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। स्टैटिक जीके का प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो हीरालाल जे कानिया, ध्यान रखना है, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में कौन है? तो DY चंद्रचूड़, ये वर्तमान में भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। आगे देखिए, प्रथम मूक फिल्म कौन है? चलिए 46 के लिए आंसर कीजिए। प्रथम मूक फिल्म कौन है? तो याद कर लीजिए, सही जवाब है राजा हरिश्चंद्र जो है ये प्रथम मूक फिल्म है। आगे है, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर है। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी?
चलिए 48 के लिए आंसर कीजिए। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सही जवाब है ऑप्शन सी फातिमा बीवी, ध्यान रखना है। आगे है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? इस प्रश्न के जो ऑप्शन है ध्यान से पढ़िए, हड़बड़ी में आंसर आपको नहीं देना है। तो देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जो अवधि होती है ये 6 वर्ष, ध्यान रखना है। तो आपको हड़बड़ी में ऑप्शन ए को आंसर नहीं करना है। और भी देखिए सी ऑप्शन में क्या दिया गया है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए। तो सही जवाब सी होगा, ना कि ए होगा। दोनों कंडीशन है। विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है ए मीटर का प्रयोग किया जाता है। जबकि विभवांतर पूछे तो वोल्ट मीटर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।